कल हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मेटल कटिंग में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फ्रंट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड द साइड व्यू, तीनों व्यू आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। और ये आपको नोज रेडियस है, ये आपको फेस है, ये आपको साइड कटिंग एज है, ये आपको इंड कटिंग एज है, ये आपको लिप एंगल है, और ये आपको कटिंग एंगल है, और ये आपको फ्लैंक है, ये आपको हिल है, और ये आपको सैंक है। ये सारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नोमेनक्लेचर आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। अल्फा बी बैक रेक्टेंगल है, अल्फा एस साइड रेक्टेंगल है। अल्फा बी आपको बैक रेक्टेंगल है और अल्फा एस साइड रेक्टेंगल है। थीटा ई साइड इंड रिलीफ एंगल है, ये आपको इंड रिलीफ एंगल है। थीटा एस साइड एस रिलीफ एंगल है। सभी एंगल को दिखाया जा रहा है। सी इंड कटिंग एज एंगल है, सी एस साइड कटिंग एज एंगल है। सी आपको यहां पर दिखाया गया है, इंड कटिंग एज एंगल है, और सी एस साइड कटिंग एज एंगल है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नोमेनक्लेचर बिल्कुल यहां पर क्लियर किया गया है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में नोमेनक्लेचर कैसे होता है, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या क्या होता है उसको यहां पर आपको दिखाया गया है। ये आपको फ्रंट व्यू है, ये आपको टॉप व्यू है, ये आपको साइड व्यू है। नोज रेडियस, इंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, फेस, लिप एंगल, कटिंग एज, फ्लैंक, हिल, बेस, सैंक, ये सारा आपको यहां पर आपको दिखाया जाएगा। ये आपको नोज रेडियस है, ये आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। उसका साइज जो है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो साइज है, विड्थ ऑफ द शैंक, हाइट ऑफ द शैंक एंड ओवरऑल लेंथ के द्वारा जो है डिटरमाइन होता है। विड्थ ऑफ द शैंक, हाइट ऑफ द शैंक एंड ओवरऑल लेंथ जो होता है उसके द्वारा जो है आपको साइज आपको डिटरमाइन होता है। शैंक जो है आपको मेन बॉडी ऑफ द टूल है, और इट इज हेल्ड इन ए होल्डर। ये आपको होल्डर में आपको होल्ड किया जाता है। शैंक जो है मेन बॉडी ऑफ द टूल है, आपको ये होल्डर में होल्ड किया जाता है। फ्लैंक इज द सरफेस और सरफेस बिलो एंड एडजेसेंट टू द कटिंग एज। फ्लैंक आपको दिखाया गया है, फ्लैंक आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, फ्लैंक दिखाया गया है, ये हिल दिखाया गया है। उसी का डिफिनेशन आपको बताया जा रहा है। फ्लैंक का मतलब है फ्लैंक इज द सरफेस और सरफेस बिलो द एडजेसेंट टू द कटिंग एज। Heel is the intersection of the flank and base of the tool. Base is the bottom part of the shank. It takes the tangential force of the cutting. Base आपको tangential force cutting का लेता है, और bottom part of the shank आपको base कहलाता है। Face is the surface of the tool on which the chip impinges when separated from the workpiece. वो आपको face कहलाता है। Cutting edge is the edge of that face which separates chip from the workpiece. The tool cutting edge consists of the side cutting edge, the notch, and the end cutting edge. Tool point is that part of the tool which is shaped to produce the cutting edge and the face. Tool point आपको कहलाता है। The notch, it is the intersection of the side cutting edge and the end cutting edge is known as the notch. नेक का मतलब है, नेक इज द स्मॉल क्रॉस सेक्शन बिहाइंड द पॉइंट, ये आपको नेक कहलाता है। साइड कटिंग एज एंगल, द एंगल बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड द साइड ऑफ द टूल shank is known as the side cutting edge angle.
साइड कटिंग एज एंगल आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया था. It is the angle between the side cutting edge and the side of the tool shank is called the side cutting edge angle. End cutting edge angle. This is the angle between the end cutting edge. A line perpendicular to the shank of the tool is called the end cutting edge angle. Side relief angle. The angle between the portion of the side flank immediately below the side cutting edge and the line perpendicular base of the measure to the side flank is known as the side relief angle. Side relief angle आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया था. ये जो है इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करता है. ये साइड रिलीफ एंगल आपको इंटरफेरेंस से प्रिवेंट करता है. एंड रिलीफ एंगल. End relief angle is the angle between the portion of the end flank below the end cutting edge and line perpendicular of the base of the tool. It is the angle that allows the tool to without the rubbing on the workpiece. Back rack angle. The angle between the face of the tool and a line parallel with the base of the tool measured in a perpendicular plane through the side cutting edge is called the back rack angle. It is the angle which measures the slope of the face of the tool from the nose toward the rear. This is known as the back rack angle. If there is the no slope, back rack angle is the 0. This is the side rack angle. Definition of the side rack angle is given here. The angle between the face of the tool and a line parallel with the base of the tool measured in a plane perpendicular to the base and the side cutting edge is called the side rack angle. It is the angle that measures the slope of the tool face from the cutting edge. ये जितने भी तरह के एंगल है उसको डिफाइन किया गया और जो भी टूल नोमेनक्लेचर है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का वो आपको यहाँ पर दोबारा आपको दिखाया जा रहा है. इसको एंड कटिंग एज बोलते हैं. ये आपको एंड कटिंग एज एंगल हो गया. ये आपको साइड कटिंग एज है. ये आपको साइड कटिंग एज एंगल हो गया. ये आपको फेस हो गया. ये आपको नोज रेडियस हो गया. ये आपको टूल पॉइंट हो गया. ये आपको शैंक हो गया. ये आपको बेस हो गया, है ना. ये आपको बैक रेक एंगल हो गया. ये आपको साइड रेक एंगल हो गया, है ना. ये आपको फ्लैंक हो गया. ये आपको हिल हो गया. ये साइड रिलीफ हो गया. ये एंड रिलीफ एंगल हो गया. तो ये सभी आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है. बैक रेक एंगल क्या है, साइड रेक एंगल क्या है, एंड रिलीफ एंगल क्या है, साइड रिलीफ एंगल क्या है, एंड कटिंग एज एंगल क्या है, साइड कटिंग एज एंगल क्या है. ये सारा आपको बताया गया और सारा सभी का डिफिनेशन आपको यहाँ पर आपको साइज का, शैंक का, फ्लैंक का, हिल का, बेस का, फेस का, कटिंग एज का, टूल पॉइंट का, नोज का, नेक का, सभी का डिफिनेशन आपको यहाँ पर आपको बताया गया. ये आपको साइड कटिंग एज एंगल है. ये आपको एंड कटिंग एज एंगल का डिफिनेशन, साइड रिलीफ एंगल का डिफिनेशन, एंड रिलीफ एंगल का डिफिनेशन, बैक रैक एंगल का डिफिनेशन, साइड रैक एंगल का डिफिनेशन, ये सारा आपको बताया गया, है ना. तो ये सारे जो आपको मैंने आपको यहां पर आपको बताया, ऑल द टूल एंगल्स, जितने तरह के टूल एंगल्स यहां पर आपको दिखाया गया है. यहां पर आपको एक लाइन से आपको यहां पर लिखा जाता है. इसको टूल सिग्नेचर बोलते हैं, है ना. ये देखिए आपको लिखा हुआ है. बैक रैक एंगल 0 डिग्री, साइड रैक एंगल 7 डिग्री, इन रिलीफ एंगल 7 डिग्री, साइड रिलीफ एंगल 7 डिग्री, इन कटिंग एज एंगल 15 डिग्री, साइड कटिंग एज एंगल 15 डिग्री, नोज रेडियस 0.5, है ना. तो ये 7 चीजें सीरियल वाइज आपको लिखा जाता है. एग्जाम्पल में यहां पर आपको दिखाया गया है. टूल सिग्नेचर ऑफ द हाई स्पीड स्टील टूल आपको यहां पर आपको दिखाया गया है. इसको टूल सिग्नेचर बोलते हैं. सर ये स्टैंडर्ड होता है हर किसी के लिए? हाँ, ये सभी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए स्टैंडर्ड होता है. ये सिर्फ जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है ना, 0, 7, 7, 7, 15, 15, 0.5 इसी तरह लिख देंगे. वो आपको ये सारा
इसी तरह आपको टूल सिग्नेचर आपको लिखा जाता है, बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, इन रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इन कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। ये सभी टूल के लिए आपको बिल्कुल कॉमन होता है, इसको टूल सिग्नेचर बोलते हैं। टूल सिग्नेचर इसको बोलते हैं। ये सभी टूल का, ये जितने भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको शेपर में यूज होता है ना, प्लेनर में यूज होता है, लेथ में, टर्निंग में यूज होता है, सबका नोमेनक्लेचर बिल्कुल सेम है और उसको टूल सिग्नेचर बोलते हैं, है ना। सभी का ये स्टैंडर्ड है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। ये एक लाइन से आपको सीरियल वाइज आपको लिखा जाता है। पहले बैक रैक एंगल लिखा जाता है, फिर साइड रैक एंगल लिखा जाता है, फिर एंड रिलीफ एंगल लिखा जाता है, फिर साइड रिलीफ एंगल लिखा जाता है, फिर एंड कटिंग एज एंगल लिखा जाता है, फिर साइड कटिंग एज एंगल लिखा जाता है, फिर नोज रेडियस लिखा जाता है ना। तो ये आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का था। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो नोमेनक्लेचर था उसके बारे में था कि कैसे जो है उसको नोमेनक्लेचर को करते हैं, ये आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उसके बारे में था। नाउ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वेरियस एंगल्स ऑन द टूल डिजाइन। टूल डिजाइन में सभी एंगल्स का क्या जो है आपको इन्फ्लुएंस पड़ता है उसके बारे में आपको बता रहा है। बैक रैक एंगल, ये आपको डायरेक्शन ऑफ द चिप फ्लो को डिटरमाइन करने के लिए फेस पे आपको बैक रैक एंगल का यूज किया जाता है। बैक रैक एंगल अगर आप ज्यादा बढ़ा देंगे तो उसका डायरेक्शन जो है आपको जो कर्लिंग बनता है चिप्स का उसके डायरेक्शन पे आपको डिपेंड करता है। बैक रैक एंगल ज्यादा करेंगे तो कर्लिंग ज्यादा होगा और बैक रैक एंगल कम करेंगे तो आपको कर्लिंग कम होगा। A positive back rake angle is responsible to move the chip away from the machined workpiece surface, है ना। पॉजिटिव रैक एंगल लगा देंगे तो चिप जो है वहां से वर्कपीस से बाहर आपको जाएगा, है ना। The tool penetrates the workpiece easily and tends to shear the material off rather than the compressing. So the cutting efficiency is the best with the positive back rake angle. कटिंग इफिशियंसी जो है पॉजिटिव बैक रैक एंगल रखेंगे तो आपको जो है बेटर होगा, है ना। फोर्सेस एंड पावर रिड्यूसेस विथ इंक्रीज इन द पॉजिटिव बैक रैक एंगल। अगर पॉजिटिव बैक रैक एंगल रखेंगे तो फोर्सेस आपको कम लगेगा, पावर कंजप्शन आपको कम होगा, तो बैक रैक एंगल का आपको ये फायदा है। फोर्सेस आपको कम लगेगा, आपको पावर कंजप्शन आपको कम लगेगा। ये आपको पॉजिटिव बैक रैक एंगल रखने का आपको जो है फायदा है। ये आपको पॉजिटिव बैक रैक एंगल जो है आपको 25 से 30 डिग्री के बीच में रखा जाता है ना, फॉर सॉफ्टर वर्कपीस। और हार्डर वर्कपीस के लिए 7 से 10 डिग्री के बीच में आपको रखा जाता है ना। ये आपको बैक रैक एंगल के बारे में आपको बताया जा रहा है। दूसरा, निगेटिव बैक रैक एंगल आपको कार्बाइड टूल्स में आपको प्रोवाइड किया जाता है। निगेटिव बैक रैक एंगल, निगेटिव बैक रैक एंगल का मतलब है कि ये जो है ऊपर उठा हुआ रहेगा, ऊपर उठा हुआ रहेगा, नीचे बैक रैक एंगल आपको मैंने आपको यहाँ पर आपको दिखाया था। बैक रैक एंगल जो है ये आपको बैक रैक एंगल है, ये आपको बैक रैक एंगल है। ये पॉजिटिव बैक रैक एंगल हो गया। निगेटिव का मतलब हो गया ये आपको कोण यहां से आपको ऊपर जाएगा, निगेटिव बैक रैक एंगल। तो निगेटिव बैक रैक एंगल जो है ना वो आपको कार्बाइड टूल्स में आपको प्रोवाइड किया जाता है। निगेटिव बैक रैक एंगल आपको कार्बाइड टूल्स में प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि कार्बाइड टूल्स आपका बिटल होता है, इसीलिए उसमें आपको निगेटिव बैक रैक एंगल प्रोवाइड किया जाता है। और जो पॉजिटिव बैक रैक एंगल है आपको लो टेंसाइल स्ट्रेस नॉन फेरस मटेरियल के लिए मशीनिंग में आपको यूज किया जाता है ना। निगेटिव बैक रैक एंगल अगर इंटरप्टेड कट्स के लिए आपको यूज करना है, हाई फिट के लिए आपको यूज करना है तो निगेटिव बैक रैक एंगल का यूज किया जाता है ना। साइड रैक एंगल, साइड रैक एंगल को पॉजिटिव होता है, साइड रैक एंगल आपको पॉजिटिव होता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइड रैक एंगल इज दैट यूज्ड टू अवॉइड द रबिंग एक्शन बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। साइड रैक एंगल आप दे देंगे तो उसमें रबिंग नहीं होगा, टूल और वर्कपीस के बीच में आपको रबिंग नहीं होगा।
है ना। साइड रेक्टेंगल का आपको ये फायदा है। रिलीफ एंगल का मतलब है ये रबिंग एक्शन को रोकता है, रबिंग एक्शन को रोकता है, और व्हाइल मशीनिंग द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग वर्कपीस, इसमें आपको कटिंग एज प्रोवाइड करता है। टू मच रिलीफ एंगल बिकम्स द कटिंग एज एंड फेलोवर ऑफ द टूल दैट मेक्स द प्लेस, है ना। साइड कटिंग एज एंगल आपको 0 से 90 डिग्री के बीच में आपको होता है। ऑन इंक्रीजिंग विद द साइड कटिंग एज एंगल द फुल लेंथ ऑफ द कटिंग एज इज नॉट इन कंटैक्ट विद द वर्कपीस व्हेन द टूल enters the cut. If the side cutting edge angle is 0 degree, the full length of the cutting edge is to touch with the workpiece at the several initial stroke. ये आपको सभी कटिंग एज एंगल का बढ़ाने और घटाने का आपको जो है कारण बताया जा रहा है। इंड कटिंग एज एंगल जो है 4 से 30 डिग्री के बीच में रहता है। इंड कटिंग एज एंगल रबिंग को डिसाइड करता है कि टूल और वर्कपीस के बीच में आपको रबिंग नहीं हो, है ना। अगर इंड कटिंग एंगल आपको लेस रहता है तो आपको वाइब्रेशन आपको जनरेट करता है, एक्सेसिव टूल कांटेक्ट विद द वर्कपीस आपको जो है आपको क्रिएट करता है। विद द इंड कटिंग एज एंगल सरफेस फिनिश डिक्रीजेज एंड द वाइस वर्सा, आपको सरफेस फिनिश आपको डिक्रीज करता है और द वाइस वर्सा। इंड कटिंग एज एंगल का आपको ये फायदा है। नोज रेडियस, ये स्ट्रेंथ ऑफ द टिप टूल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, नोज रेडियस दिया जाता है। This is done by the thinning the chip where it approaches the tip of the tool. ये आपको सरफेस फिनिश को बढ़ाता है। नोज रेडियस आप अगर बढ़ा देंगे ना तो सरफेस फिनिश आपका बढ़ जाता है। If the nose radius is more, surface finish will be good, है ना। अगर नोज रेडियस ज्यादा होता है तो टूल और वर्कपीस के बीच में आपको कांटेक्ट इंक्रीज कर जाता है, और जिससे जो है आपको सरफेस फिनिश आपको बेटर हो जाता है। अगर नोज रेडियस बढ़ा देंगे तो पावर कंजम्पशन आपको इंक्रीज हो जाता है, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और चैटर आपको इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे आपको टूल सिग्नेचर का ये आपको टूल सिग्नेचर आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये 7 जो है टूल सिग्नेचर आपको यूज किया जाता है। बैक रेक्टेंगल, साइड रेक्टेंगल, इंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल एंड नोज रेडियस। ये आपको नोज रेडियस आपको टूल सिग्नेचर आपको दिखाया जा रहा है। ये सीरियल वाइज यूज किया जाता है। उसका क्या इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया जाए। सिलेक्शन ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मटेरियल, इसके बारे में पहले भी कई लेक्चर हम लोगों ने ले चुका है। कल भी हमने टूल मटेरियल का सिलेक्शन का इसके बारे में बताए थे कि डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए टूल मटेरियल का। तो इसके बारे में वियर रेसिस्टेंस होना चाहिए, डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द टूल मटेरियल। हॉट हार्डनेस होना चाहिए। हॉट हार्डनेस का मतलब है एबिलिटी टू ऑफ द मटेरियल टू रिटेन इट्स हार्डनेस एट द हायर टेम्परेचर। इसका मतलब होता है हॉट हार्डनेस। हॉट हार्डनेस शुड बी एज हाई एज पॉसिबली एट द हायर टेम्परेचर। टफनेस होना चाहिए। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म प्लास्टिकली बिफोर फेल्योर। टफनेस होना चाहिए उसमें। कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि इट शुड बी लो एज पॉसिबल, वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं करे हायर टेम्परेचर पे। कार्बाइड हैव द लो कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, इसीलिए कार्बाइड का आपको टूल आपको यूज किया जाता है। थर्मल शॉक से आपको ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लो होना चाहिए। ये टूल मटेरियल का प्रॉपर्टी है। हार्डनेस होना चाहिए, है ना, टू रेसिस्ट द पेनिट्रेशन, स्क्रैचिंग, एब्रेशन और कटिंग। थर्मल कंडक्टिविटी, इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल
जिससे कि सारा हीट जो है आपको, जो भी हीट वहां पर आपको प्रोड्यूस होता है, वो हीट तुरंत जो है डिसिपेट हो जाए, उसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। टू रिमूव द हीट क्विकली फ्रॉम द चिप टूल इंटरफेस। चिप और टूल का जो इंटरफेस है वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, उसको हटाने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। ये आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का आपको करेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या प्रॉपर्टी आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का आपको होना चाहिए। दूसरा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टूल मटेरियल है, इसके बारे में भी हम लोगों ने एक यूनिट पूरा था, वो उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कौन कौन सा टूल मटेरियल होता है, इंपॉर्टेंट टूल मटेरियल कौन कौन सा है, तो उसमें हाई कार्बन स्टील है ना, हाई कार्बन स्टील आपको सबसे पहला है हाई कार्बन स्टील, जिसमें कि आपको कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील 0.6 से 1.5% कार्बन आपको रहते है ना। हाई कार्बन स्टील इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर मटेरियल लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम। हाई कार्बन स्टील इज हार्डर एंड चीपेस्ट टूल मटेरियल, हाई कार्बन स्टील। दूसरा है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील में आपको 1.5 to 2% कार्बन रहता है, 18% टंगस्टन रहता है, 4% क्रोमियम रहता है, 1% वेनेडियम रहता है, एंड रेस्ट आपको आयरन रहता है। ये हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन है। और हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन आप याद रखिए, क्योंकि वो अक्सर भाई में पूछता है। हाई स्पीड स्टील का जो टूल मटेरियल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही सब जगह यूज हो रहा है अभी। तो वो पूछता है कि हाई स्पीड स्टील का आपको टूल कंपोजिशन क्या है, तो ये आपको टूल कंपोजिशन आपको यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि कार्बन 1.5 to 2% कार्बन रहता है, 18% टंगस्टन रहता है, 4% क्रोमियम रहता है, 1% वेनेडियम रहता है, और रेस्ट आपको आयरन रहता है ना। टंगस्टन हार्डनेस इंक्रीज के लिए आपको दिया जाता है, क्रोमियम आपको हॉट हार्डनेस इंक्रीज के लिए आपको दिया जाता है, वेनेडियम आपको वियर रेसिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है ना। हाई स्पीड स्टील का आपको कटिंग वेलोसिटी 40 to 60 मीटर पर मिनट होता है। इसका हॉट हार्डनेस 600 डिग्री सेंटीग्रेड 600 सेंटीग्रेड तक होता है ना। तो ये आपको हाई स्पीड स्टील है। ये आपको हाई स्पीड स्टील है। उसके बाद तीसरा ये स्टेलाइट है। स्टेलाइट आपको नॉन फेरस कास्ट एलॉय है। स्टेलाइट कंटेंस 40 to 45% कोबाल्ट, 30% क्रोमियम, 40 to 25% टंगस्टन एंड 2% कार्बन। ये स्टेलाइट का कंपोजिशन है। ये आपको नॉन फेरस कास्ट एलॉय है, जिसमें 40 से 45% कोबाल्ट होता है, 30% क्रोमियम होता है, 14 से 25% टंगस्टन होता है, और 2% कार्बन होता है। ये नॉन फेरस है, इसमें फेरस आपको नहीं रहता स्टेलाइट में, है ना। स्टेलाइट आपको कास्टिंग से आपको बनाया जाता है। हॉट हार्डनेस इसका 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको स्टेलाइट आपको HSS का सब्स्टिट्यूट है, आपको स्टेलाइट है। और अगला आपको कार्बाइड है। ये दो तरह का होता है, एक तो टंगस्टन कार्बाइड होता है, दूसरा सीमेंटेड कार्बाइड होता है। कार्बाइड दो तरह का होता है, टंगस्टन कार्बाइड और सीमेंटेड कार्बाइड, है ना। इसमें 85 से 95% टंगस्टन कार्बाइड और 5 to 15% कोबाल्ट इसमें पाया जाता है कार्बाइड में। हॉट हार्डनेस इसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कटिंग स्पीड 10 टाइम्स ग्रेटर है आपको हाई स्पीड स्टील से। कार्बाइड का चूंकि जो है कॉस्ट ज्यादा है, इसीलिए जो है उसको टिप्स के रूप में आपको यूज किया जाता है। टिप बनाया जाता है, कई तरह का टिप मैंने पहले आपको दिखाया हुआ था, ट्रायंगुलर टिप, स्क्वायर टिप, हेक्सागोनल टिप, पेंटागोनल टिप। ये कई तरह के टिप जो है कार्बाइड का आपको मैंने पहले आपको दिखाया हुआ था, फिगर आपको दिखाया हुआ था। ये आपको टिप के फॉर्म में आपको यूज होता है। अगला मटेरियल है सेरामिक्स।
सिरामिक्स को यूज किया जाता है। सिरामिक्स का मेन कंस्टिट्यूएंट एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और हॉट हार्डनेस 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हायर कटिंग स्पीड 300 to 400 मीटर पर मिनट होता है। These are used for the higher production rate for the continuous operation only, है ना। ये आपको सिरामिक्स है। दूसरा आपको सेरामिक्स है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेरामिक एंड मेटल। सेरामिक्स सिरामिक एंड मेटल का आपको कॉम्बिनेशन है। इसको आपको 90% सिरामिक्स रहता है और 10% आपको इसमें निकल रहता है। इसको सेरामिक्स बोलते हैं। 90% सिरामिक्स एंड 10% निकल। सेरामिक्स को पाउडर मेटलर्जी मेथड से बनाया जाता है। इसका हार्डनेस टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कटिंग स्पीड 250 मीटर पर मिनट है। सेरामिक आपको बेटर टफनेस देता है और वेरी गुड वियर रेसिस्टेंस आपको देता है। नेक्स्ट कटिंग टूल मटेरियल है डायमंड। डायमंड सारे प्रॉपर्टी आपको जो आपको टूल में होना चाहिए वो डायमंड में मिलता है, लेकिन डायमंड का कॉस्ट ज्यादा होता है, इसीलिए डायमंड को कम यूज किया जाता है। इसकी हॉट हार्डनेस 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी कटिंग स्पीड 500 मीटर पर मिनट है। डायमंड जो है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ब्रास इस सब के मशीनिंग में आपको यूज किया जा सकता है ना। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड आपको कंसिस्ट ऑफ द बोरा आइटम्स ऑफ द बोरॉन एंड नाइट्रोजन। इसमें आपको बोरॉन और नाइट्रोजन का आपको मिक्सचर आपको मिला हुआ होता है। इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल टू द डायमंड, है ना। डायमंड के बाद जो है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड आपको हार्डेस्ट मटेरियल है। इट इज सब्स्टिट्यूट टू द डायमंड। इट हैज हाई हार्डनेस एंड द थर्मल कंडक्टिविटी। फिर नेक्स्ट मटेरियल है यूकॉन। यूकॉन में आपको कोलंबियम होता है, टाइटेनियम होता है, टंगस्टन होता है। इट कंटेन्स 50% कोलंबियम, 30% टाइटेनियम एंड 20% टंगस्टन। यूकॉन यूकॉन में आपको 50% कोलंबियम, 30% टाइटेनियम एंड 20% टंगस्टन होता है। ये रोलिंग से बनाया जाता है। इसका वीकर हार्डनेस 2500 to 3000 आपको वीकर हार्डनेस होता है ना। इसका कटिंग रेंज 250 to 500 मीटर पर मिनट होता है। कॉस्ट ऑफ द यूकॉन इज हायर देन द डायमंड। इट इज ओनली यूज्ड फॉर द वेरी हार्ड मटेरियल। सियालोन। सियालोन में सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होता है। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होता है। इट इज इवन कॉस्टलियर देन द यूकॉन। ये यूकॉन से आपको कॉस्टलियर होता है। सियालोन इज यूज्ड ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ द इंटरप्टेड कट। ये इंटरप्टेड कट में आपको सियालोन का ज्यादा यूज किया जाता है। सियालोन टिप्स आर यूज्ड फॉर द मशीनिंग ऑफ द एरोस्पेस एलॉय। एरोस्पेस एलॉय के लिए आपको सियालोन का आपको टूल यूज किया जाता है। एरोस्पेस एलॉय के लिए यूज के लिए आपको सियालोन का आपको यूज किया जाता है। तो सियालोन टिप्स आर यूज्ड फॉर द मशीनिंग ऑफ द एरोस्पेस एलॉय के लिए आपको सियालोन का यूज किया जाता है। तो आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मटेरियल का बारे में भी आपको बताया गया है ना। दूसरा, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है शुरू करते हैं। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट। रोहित कुमार जैन जी
प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, कुणाल साकिया जी 18 इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। फिर से मैं अटेंडेंस दोबारा बोल देता हूं। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट, कुणाल साकिया जी 18 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट, रोहित कुमार जैन जी 35 इज प्रेजेंट, मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। कैलकुलेशन ऑफ द फोर्सेस फॉर द डिजाइन ऑफ द कटिंग फोर्सेस। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो मेजरमेंट ऑफ द फोर्सेस किया जाता है वो डायनमोमीटर से किया जाता है। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ था। मर्चेंट सर्कल का जो लेक्चर लिया था हमने, तो उसमें ये फोर्स कैलकुलेशन का सारा हमने बताया हुआ था। जो कटिंग फोर्स इसमें लगता है, कटिंग फोर्स एफसी लगता है और टेंजेंशियल फोर्स एफटी लगता है, जिसको फीड फोर्स बोलते हैं। इट इज नॉन एज द फीड फोर्स, है ना। और ये फोर्सेस आपको मर्चेंट सर्कल में आपको दिखाया गया है। ये मर्चेंट सर्कल के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह स्टडी कर लिया है। ये सारे फोर्सेस यहां पर आपको दिखाया गया है। ये एफ लग रहा है, ये एन लग रहा है, ये एफ एन लग रहा है, ये एफ सी लग रहा है, ये एफ एस लग रहा है, ये अल्फा है, ये फाई है, ये बीटा माइनस अल्फा है, ये आर है ना। ये टूल यहां पे लग रहा है। और ये फोर्सेस आपको यहां पर मर्चेंट सर्कल में अर्नेस्ट मर्चेंट ने वो दिखाया था। अर्नेस्ट मर्चेंट ने दिखाया था कि ये जो है एक सर्कल में सारे कटिंग फोर्सेस को सिंगल पॉइंट का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के जो फोर्सेस लग रहे हैं वो मर्चेंट सर्कल में आप उसको शो कर सकते हैं, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 10 बीटा, आर जो है एफ बाय साइन बीटा होगा, एन बाय कॉस बीटा होगा। रिजल्टेंट फोर्स आर एफ सी बाय कॉस बीटा माइनस अल्फा, एफ टी साइन बीटा माइनस अल्फा, है ना। ये आपको मर्चेंट सर्कल से आपको ये रिलेशन आपको यहां पर आपको मिलता है। इसके बारे में हम लोगों ने मर्चेंट सर्कल के बारे में हम लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा है। तो यहां पर 2 आर आ गए 2.8 में और 2.8 में और 2.7 में, ये दोनों को इक्वल कर दिया, एफ सी निकल गया, है ना। तो बीटा का वैल्यू यहां पर आपको मिल जाता है। शियर स्ट्रेस आपको यहां पर मिल जाता है। शियर एरिया का ये वैल्यू है, आपको शियर स्ट्रेस आपको यहां पर मिल जाता है ना। ए बी का वैल्यू T1 बाय साइन अल्फा होगा, ए एस का वैल्यू इतना होगा। ये आपको कटिंग फोर्सेस वर्क डन भी निकालने में आपको काम आ जाता है। वर्क डन आप इससे निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, एफ सी इक्वल टू वी सी, ये पावर आप निकाल सकते हैं, है ना। वर्क डन कितना हुआ, पावर कितना हुआ, वो निकाल सकते हैं, है ना। ये मर्चेंट सर्किल का हेल्प से हम लोग यहां पर आप जो है निकाल सकते हैं। ये पावर कितना हुआ, वो कितना हुआ, वो निकाल सकते हैं। ऑर्थोगोनल कटिंग में कंटिन्यूअस चिप बनता है और उसका जो फोर्स एनालिसिस आपको यहां पर आपको दिया गया है। फॉर द मिनिमम एनर्जी dp बाय d5 इक्वल टू, ये आपको थ्योरेटिकल वैल्यू फाई का वैल्यू इतना आएगा, है ना। ये आपको नॉर्मल स्ट्रेस इतना होगा। तो ये हम लोगों ने मर्चेंट सर्कल में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एनालिसिस में हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है
in an orthogonal cutting operation, the cutting velocity is the 30 meter per minute and the chip velocity is the 15 meter per minute. If the rake angle of the tool is the 10 degree, calculate the shear angle and the shear velocity. Cutting velocity आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, chip velocity आपको दिया हुआ है, rake angle आपको 10 डिग्री दिया हुआ है, shear velocity आपको VS आपको दिया हुआ है, chip reduction ratio आपको R इक्वल टू VF बाय VC हो जाएगा, ये आपको 15/30 हो जाएगा. shear angle phi tan इनवर्स R cos अल्फा 1 माइनस R sin अल्फा हो जाएगा, ये आपको tan इनवर्स 0.5 cos 10 1 माइनस 0.5 sin 10 ये आपको हो जाएगा 28.33 डिग्री, ये आपको निकल जाएगा, phi का वैल्यू आपको निकल जाएगा, है ना. वेलोसिटी डायग्राम में VS बाय cos अल्फा, VF बाय sin अल्फा, VS इक्वल टू ये आपको निकल जाएगा, VS का वैल्यू आपको निकल जाएगा, है ना. ये वेलोसिटी डायग्राम का आपको वैल्यू दिया हुआ है, VC इधर लगेगा, VF इधर लगेगा, VS इधर लगेगा, है ना. तो ये वेलोसिटी रिलेशनशिप से आपको वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम से ये आपको यहां पर आपको ये वैल्यू आपको यहां पर आपको दिया गया है ना. दूसरा प्रॉब्लम, इन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन द डेप्थ ऑफ द कट इज द 2 mm, width is the 50 mm, cutting speed is the 0.5 meter per second and the rake angle is the 0 degree. The cutting forces and the thrust force are the 900 Newton and the 600 Newton respectively. Shear angle is 30 degree. Calculate the coefficient of friction between the chip and the tool. Calculate the power required in the watt. Calculate the length of the shear plane. है ना. सिमिलर प्रॉब्लम है, मर्चेंट सर्कल पर बेस्ड है ना. मर्चेंट सर्कल पे बेस्ड है, इसको रिपीट कर रहे हैं. डेप्थ ऑफ कट आपको दिया हुआ है, विड्थ आपको दिया हुआ है, रेक एंगल दिया हुआ है, कटिंग फोर्स आपको दिया हुआ है, थ्रस्ट फोर्स आपको दिया हुआ है, कटिंग स्पीड दिया हुआ है. tan बीटा माइनस अल्फा आपको निकल जाएगा, अल्फा का वैल्यू 0 है, अल्फा का वैल्यू 0 है, म्यू आपको निकल गया, tan बीटा आपको निकल गया, पावर FC इंटू VC आपको निकल गया, है ना. पावर आपको निकल गया, है ना. लेंथ ऑफ द शियर जोन आपको यहां पर आपको निकल जाएगा, लेंथ ऑफ द शियर जोन LS T1 बाय sin phi, ये आपको 4 mm आपको निकल गया, है ना. तो ये प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व हो गया. ये तो ये कटिंग थ्योरी जो आपको मेटल कटिंग का थ्योरी है, वो भी अब 1-2 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा, सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा. उसके बाद जो है मैं रिवीजन शुरू करूंगा. आई विल स्टार्ट फॉर द रिवीजन. है ना. डिजाइन ऑफ टूल ज्योमेट्री, यहां से हम लोगों ने लेक्चर शुरू किया था. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का सारा नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देखा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को किस तरह नोमेनक्लेचर करते हैं और टूल सिग्नेचर क्या है, हर एक एंगल का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है. क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम लोगों ने यहां पर आपको देखा, है ना. हर एक एंगल का सिलेक्शन ऑफ द टूल मटेरियल के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है टूल का, वो हम लोगों ने चेक किया. कौन कौन से टूल मटेरियल यूज होते हैं, सम इंपॉर्टेंट टूल मटेरियल, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था, उसको फिर से हम लोगों ने आज रिपीट कर दिया. सारे तरह के टूल मटेरियल, फिर कैलकुलेशन ऑफ द फोर्सेस, मर्चेंट सर्कल को, मर्चेंट सर्कल ने किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है मर्चेंट सर्कल में, मर्चेंट फोर्स सर्कल, ये आपको इंपॉर्टेंट है. मर्चेंट फोर्स सर्कल का आपको न्यूमेरिकल आपको आता ही है, जो न्यूमेरिकल मैंने आपको यहां पर आपको बता दिया. ये जनरली ये न्यूमेरिकल जो है आपको एग्जाम में आता है.
मर्चेंट सर्कल का फोर्स कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्थोगोनल कटिंग में आपको मर्चेंट सर्कल के फोर्स कैलकुलेशन से ही फोर्सेस निकाले जाते हैं। मशीन का डिजाइन करना है, टूल का आपको डिजाइन करना है, तो आपको मर्चेंट सर्कल का ही यूज करके आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। कितना पावर का आपको मोटर लगेगा, कौन सा मशीन में कितना पावर का मोटर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, कटिंग फोर्सेस लगेगा, आपको मर्चेंट सर्कल का ही फोर्स कैलकुलेशन से आपको निकलेगा, है ना। इसमें एक फोर्स डायनमोमीटर से मेजर कर लेते हैं और सारा फोर्सेस जो है आपको कैलकुलेशन से आपको निकाल लेते हैं। तो ये मर्चेंट सर्कल का आपको इंपोर्टेंस, मर्चेंट सर्कल का आपको ज्यादा इंपोर्टेंस है ना। मर्चेंट सर्कल में सभी तरह का फोर्सेस, वर्क डन, पावर, नॉर्मल स्ट्रेस, फाई थ्योरेटिकल कितना निकलेगा ये उसमें जानकारी हो गया। पावर कितना पावर कितना लगेगा ये यहां से इस फॉर्मूला से निकल गया, पावर इक्वल टू एफ सी इंटू वी सी। है ना। तो ये मर्चेंट सर्कल का आपको इंपोर्टेंस था, और हम लोग मेनली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का टूल सिग्नेचर को हम लोग देख रहे थे। ये आपको 7 टूल सिग्नेचर है। बैक रेक्टेंगल पहले लिखा जाता है, उसके बाद साइड रेक्टेंगल लिखा जाता है, उसके बाद इंड रिलीफ एंगल लिखा जाता है, उसके बाद साइड रिलीफ एंगल लिखा जाता है, उसके बाद इंड कटिंग एज एंगल लिखा जाता है, उसके बाद साइड कटिंग एज एंगल लिखा जाता है, उसके बाद नोज रेडियस लिखा जाता है ना। उसके बाद नोज रेडियस आपको लिखा जाता है। तो ये आपको टूल सिग्नेचर है।